ये बड़ा अपडेट आप हमें दे रहे हैं। अब अंकित के पास एक बार फिर रुक कर लेते हैं, जो कि कोर्ट रूम के अंदर से लगातार हमें हर अपडेट दे रहे हैं। अंकित, आपके पास क्या ताजा खबर है अभी? वो मेरे साथ में मौजूद है, हिंदू पक्ष के वकील हैं। गोपाल जी, आज की सुनवाई पूरी हो गई है, क्या हुआ? नहीं, कोर्ट ने हमको एविडेंस सुनने के उपरांत पूरा केस के सामने पुटअप किया। कोर्ट को बताया कि अनफॉर्चुनेटली अर्लियर वाज सूट वाज डिसमिस्ड बाय द कोर्ट। अनफॉर्चुनेटली हमारा दावा जो पहले न्यायालय ने इस आधार पर खारिज कर दिया कि वो दावा करने का अधिकार नहीं है, उसके खिलाफ माननीय जनबंदाजी महोदय के जनबंदाजी महोदय हमारे पूरे फैक्ट को मानने के बाद ये माना कि हमारा दावा करने का अधिकार है और किसी प्रोविजन से हमारा सूट वार्ड नहीं है। अकॉर्डिंगली एंटायर सुनने के बाद ये पाया कि हमारा सूट इंटरटेनर है और सूट रजिस्टर करने के आदेश पारित किए गए। क्योंकि डिफेंडेंट प्रतिवादीगण पहले से एपीआर थे, क्योंकि प्रतिवादीगण पहले से मुकदमे एपीआर थे, इसलिए प्रतिवादीगण के द्वारा कहा गया हमको दावे की नकल नहीं मिली है, तो कोर्ट ने आदेश किया। यानी कि अगर हम आसान भाषा में बात करें तो इस मामले में जितने रिस्पोंडेंट हैं, यानी कि जितने जो पक्ष है, सबको जो है कॉपी देने के लिए, जो ये याचिका दायर की गई उसकी कॉपी देने के लिए कहा गया है और उनको निर्देश दिया गया आप तुरंत जवाब दाखिल करिए। हमने कोर्ट से निवेदन किया, हमारे को इंटरम एप्लीकेशन नहीं है, वी वांट टू ट्राई द सूट एज अर्ली एज पॉसिबल, व्हाटएवर मे बी द मैटर दैट इज टू बी डिसाइडेड बाय द कोर्ट। जितना भी हो वो मैटर जल्दी से जल्दी डिसाइड हो, और इसलिए हमने कोई इंटरम एप्लीकेशन नहीं दिया। मतलब जो है कोर्ट ने आपसे ये कहा है कि आप याचिका की कॉपी जो इस मामले में जितने पक्ष हैं उनको दीजिए और सभी पक्षों से कहा उस पर जवाब दीजिए और अकॉर्डिंगली कोर्ट अब डेट फिक्स करेगी फर्दर जवाब दाखिल करने के लिए, और आगे फर्दर प्रोसीडिंग होंगी। इमीडिएट इंटरम एप्लीकेशन के माध्यम से हियरिंग को हम डिले नहीं करना चाहते। मतलब आपने कोई और अर्जी नहीं लगाई है, आपने कहा है कि जो याचिका आपने दायर की है इसी पर जवाब आए और जल्दी सुनवाई शुरू हो। फाइनली तय हो हमारा सूट, जो भी फेट हो, व्हाटएवर मे बी द सूट फेट ऑफ द केस दैट मे बी फाइनली डिसाइडेड बाय द कोर्ट। सबके बीच में मैं देख रहा था कि जो मुस्लिम पक्ष के वकील थे, जो रिस्पोंडेंट्स थे, वो उन्होंने भी कुछ आपत्तियां दर्ज करवाई थी। क्या आपत्ति थी? उन्होंने ये कहा कि साहब इसमें जो नोटिस भेजिए सीधे सुन्नी वक्फ बोर्ड को भेजिए, तो कोर्ट ने माना नहीं, क्योंकि आप रिवीजन में एफआईआर हो चुके हैं, अभी भी कोर्ट में व्यक्तिगत एफआईआर है, तो सुन्नी सेंटर बोर्ड को नोटिस देने की आवश्यकता नहीं है। जो अधिवक्तागण है उनको नोटिस दिया जाएगा और अब जवाब लेके आइए। तो इस मामले में अगर हम दर्शकों को समझाना चाहें, कुल कितने आपने प्रतिवादी बनाए, कितने जो रिस्पोंडेंट्स हैं जो इस मामले में है? 4 रेस्पोंडेंट 4 हैं, सुन्नी सेंटर बोर्ड, ईदगाह ट्रस्ट, श्री जन्मभूमि ट्रस्ट और श्री जन्मभूमि सोसाइटी, 4 लोग पार्टी बनाए हमने। तो आपने 4 लोगों को पार्टी बनाया है, तो अब इन चारों लोगों को आप याचिका की कॉपी देंगे, उसके बाद में उनका जवाब आएगा, उसके बाद में मामले की सुनवाई शुरू होगी? नहीं, जवाब से पहले कोई टेक्निकलिटी वो लाएंगे, सुना जाएगा। अदरवाइज हमने फाइनली कहा है, आप फाइनली जवाब लाइए और हमको सुनिए। तो इस मामले में अगली सुनवाई कब होगी? कोर्ट ने भी डेट दी है? अभी डेट लगेगी, ऑर्डर में डेट आएगी, मैं आपको बता दूंगा। अभी डेट कोर्ट ने फिक्स नहीं किया, अभी डेट नहीं आई है। दैट मे बी पॉसिबल फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई। मुमकिन है, क्योंकि जून में छुट्टी हो रही है, फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई। तो मुमकिन है कि जुलाई के पहले हफ्ते में। गोपाल खंडेलवाल हमारे साथ में है, ये हिंदू पक्ष के वकील जो हरिशंकर जैन है, विष्णु जैन है, उनके साथ में ये भी अपेयर हो रहे हैं कोर्ट में। गोपाल जी, आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि आप लोग जो याचिका जो है लेकर के आए हैं, जिसकी कॉपी सभी लोगों को देनी है, उस याचिका में सबसे बड़ी मांग क्या है? 2 मांगों की बात करें, क्या मांग है? देखिए, सबसे मेन हमारा है कि जो सो कॉल्ड कंप्रोमाइज है, वो कंप्रोमाइज ठाकुर जी के हितों के विपरीत किया गया, वो कंप्रोमाइज कैंसिल हो। कौन सा 1968 के समझौते की बात कर रहे हैं? 1968 का जो कंप्रोमाइज है वो इलीगल कंप्रोमाइज था, कंप्रोमाइज करने का राइट नहीं था, ठाकुर जी की प्रॉपर्टी ईदगाह को देने का राइट नहीं था। उस कंप्रोमाइज को हमने चैलेंज किया है और कोर्ट से कहा है कि इस कंप्रोमाइज को कैंसिल करिए और उसके बेसिस पर जो इलीगल स्ट्रक्चर है दैट मे बी रिमूव। मतलब ईदगाह के स्ट्रक्चर को रिमूव करना चाहिए, आप ये कह रहे हैं? उनको डिमोलिश करना चाहिए, आप ये कह रहे हैं? ना, हम ऑन दी बेसिस ऑफ सो कॉल्ड कंप्रोमाइज, व्हाटएवर मे बी द इलीगल स्ट्रक्चर, उस कंप्रोमाइज के बेसिस पर जो भी इलीगल स्ट्रक्चर है उसको कोर्ट हटाए। तो इलीगल स्ट्रक्चर कौन सा है उस परिसर में? जो भी है, व्हाटएवर में भी जो भी कोर्ट पाए। तो क्योंकि जो है जितना हमको पता है, हमने जो आपकी याचिका देखी है, 13.37 एकड़ का पूरा जो है ये जमीन है, जिस पर 11 एकड़ पे बना हुआ है मंदिर, 2.37 एकड़ पे बनी हुई है मस्जिद। तो क्या 2.3 उसके बेसिस पर मस्जिद भी आएगी तो वो भी हटाई जाएगी? कोई प्रॉब्लम थोड़ी है, दैट इज इलीगल स्ट्रक्चर, दैट मे बी रिमूव। आप किस आधार पर ये कह रहे हैं, अगर दर्शकों को समझा सके? क्योंकि हमने देखा है कि 1968 का आपने समझौते को जो है जिक्र हम इस आधार पे कह रहे हैं, कि एंटायर प्रॉपर्टी, मैं आपको 2 मिनट का, एंटायर प्रॉपर्टी की ऑनरशिप हमारी है। ऑनरशिप हमारी क्यों है कि इस प्रॉपर्टी को नजूल की लैंड ब्रिटिश गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया, और नजूल की लैंड डिक्लेयर किया तो इस प्रॉपर्टी का पब्लिक ऑक्शन हुआ। ये कब डिक्लेयर किया था? ये डिक्लेयर हुआ 1668 में। नजूलैंड डिक्लेयर की, नजूलैंड की ऑक्शन हुई, ऑक्शन में इस प्रॉपर्टी को परचेज किया राजा रत्नीबल बनारस के राजा के द्वारा, बाय वे ऑफ रस्टा चिल्ड्री। बाद में इस प्रॉपर्टी को बेचा गया 3 लोगों को, नंबर 1 मदन मोहन मालवीय, गणेश दत्त और मिस्टर आटरे।
3 लोगों को रजिस्टर्ड सेल डीड के माध्यम से भेजा गया और एक पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट बनाया गया। पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट की प्रॉपर्टी को इलीगली ट्रस्ट ने दे दिया ईदगाह ट्रस्ट को। दैट इज इलीगल। ये किसने दे दिया? वो ये 1968 का जो समझौता आप उसका जिक्र कर रहे हैं। ईदगाह ये अपना जन्मभूमि सेवा संस्थान ने दे दिया। वो इलीगल दिया, उनको देने का राइट नहीं। जन्मभूमि सेवा संस्थान के पास ये अधिकार था। ये संस्था कैसे बनी? ये संस्था इन्होंने उस मंदिर को मेंटेन करने के लिए बनाई। ठाकुर जी की प्रॉपर्टी को मेंटेन करने के, इनको प्रॉपर्टी देने का राइट नहीं था। डीटी की प्रॉपर्टी, अब डीटी ऑनर ऑफ द प्रॉपर्टी इन सूट, ठाकुर जी प्रॉपर्टी के मालिक हैं। ठाकुर जी की प्रॉपर्टी को देने का राइट किसी को नहीं है। लेकिन मुस्लिम पक्ष ये कह रहा है 1968 में समझौता हुआ, अब आप मामला लेकर के आ रहे हैं 40-50 साल बाद। देखिए ऐसा है, ये सीरीज ऑफ सुप्रीम कोर्ट इस पॉइंट पर है। ठाकुर जी की प्रॉपर्टी के संबंध में कोई भी भक्त कभी भी यदि जब भी उसको लीगल एक्ट की जानकारी हो सूट फाइल कर सकता है। देयर नो बात। वो जनपद न्यायाधीश महोदय ने अपने निर्णय में भी लिखा है कि भक्त हैं, इनको जब नॉलेज हो गई सूट फाइल करने आगे कोई लिमिटेशन से बाहर नहीं। पक्ष एक दलील दे रहा है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की, जो उन्होंने ऊपरी अदालत में भी दी थी। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट बनता है इस मामले में। माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय मथुरा ने अपने निर्णय में स्पष्ट रूप से लिखा है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1990 नॉट एप्लीकेबल इन द पर्टिकुलर केस। क्यों नहीं बनता है? क्योंकि वी आर चैलेंजिंग इलीगल कंप्रोमाइज। ये प्रॉपर्टी की ओनरशिप हमारी है और हमने इलीगल कंप्रोमाइज को चैलेंज किया है। एंड सूट फॉर डिक्लेरेशन रिगार्डिंग इलीगल कंप्रोमाइज। बाबा बाबा कोरिया सिटी जानी ना। कोरिया सिटी कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी वो बहुत दूर है। कोरिया सिटी दुनिया कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? दैट्स व्हाट ब्रॉट यू हियर। जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।